नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार की जन धन योजना के माध्यम से 10 वर्षों में देश के वित्तीय समावेशन की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव आया। इस योजना ने करोड़ों भारतीयों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित किया है और आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। तो एक्स पर पोस्ट कर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है और तारीफ की है इस योजना की। तो एक्स पर पोस्ट कर सीएम धामी ने सशक्त वित्तीय समावेशन का एक दशक पूर्ण पीएम मोदी का साथ ही आभार भी जताया। वहीं देहरादून से बड़ी खबर, बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन। सदस्यता अभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। 2024 को लेकर हो रहा है आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सीएम धामी भी होंगे कार्यक्रम में शामिल। पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को मिलेगा लक्ष्य। तो सदस्यता अभियान के पर्व की शुरुआत हो चली है। 1 सितंबर से इसकी शुरुआत भी होगी। कार्यशाला का आयोजन भी किया जा रहा है और सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को इसके दौरान लक्ष्य भी दिया जाएगा। तो सदस्यता अभियान 2024 को लेकर किया जा रहा आयोजन और लगातार इसको लेकर बीजेपी काम करती हुई और बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साह के साथ इस आयोजन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। तो लगातार जिला अध्यक्ष जिला कार्यालय में सदस्यता अभियान संगठन पर्व की जिला में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को लक्ष्य दिया जाएगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा देहरादून से जुड़ चुके हैं। अभय, सदस्यता अभियान को लेकर अभी तक क्या कुछ तैयारी हो गई है और क्योंकि 1 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि बीजेपी संगठन में इस सदस्यता अभियान को लेकर पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। 1 सितंबर से विधिवत रूप से सदस्यता अभियान शुरू होगा और उससे पहले जो कार्यशाला चल रही है जिसमें कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, उसका आयोजन आज देहरादून में यहाँ पर हो रहा है, जिसमें पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता खासतौर पर मंडल से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उन सभी को इस बात के निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि किस प्रकार से इस बार जो सदस्यता अभियान है उसे आगे बढ़ाना है। जो पुराने सदस्य हैं उनकी कैसे नई सदस्यता यहाँ पर करनी है, जो नए सदस्य हैं उनको किस प्रकार से नए सदस्य के रूप में इस बार सम्मिलित किया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ये कह सकते हैं कि डिजिटली भी और मैनुअली भी, यानी ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, दोनों माध्यमों से ये सदस्यता अभियान इस बार चलेगा। और उम्मीद ये है कि जो बीजेपी ने लक्ष्य चुना है कि पिछले बार 16 लाख से ज़्यादा जो सदस्य बनाए गए थे बीजेपी के, उस बार लक्ष्य 20 लाख के करीब ये लक्ष्य यहाँ पर पहुँच सके। उसके लिए सभी पार्टी के विधायकों को भी और पदाधिकारियों को भी लक्ष्य दिया गया है। विधायकों को लक्ष्य इस रूप में मिला है कि जो विधायक पार्टी के इस समय जीत कर आए हैं उन्होंने अपने विधानसभा में जितना वोट प्रतिशत हासिल करा है, जितना मत हासिल करा, उसका 50% 51% उन्हें कम से कम नए सदस्य के रूप में यहाँ पर नया टारगेट बनाने का दिया गया है कि वो इतने लोगों को नए सदस्य उन्हें बनाने यहाँ पर होंगे ताकि बीजेपी एक बार फिर से देश और दुनिया की बड़ी पार्टी यहाँ पर बन सके। ये कहा जा सकता है कि बीजेपी का संगठन जिस प्रकार से काम यहाँ पर कर रहा है और जिस प्रकार से अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को इस समय ऊर्जा संचालित करने का काम उनमें किया जा रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि जब 1 तारीख से इसकी विधिवत शुरुआत यहाँ पर होगी सदस्यता अभियान की, तो बीजेपी का हर कार्यकर्ता इस अभियान में जुटा होगा और हर घर से सदस्य बनाने का कार्यक्रम शुरू होगा। जी बिल्कुल, एक लक्ष्य है, 20 लाख का ये टारगेट रखा गया है। अभी तक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया गया है 100 अधिकारी, कम से कम 100 सदस्य जोड़ने का भी लक्ष्य है। लेकिन कब तक ये आयोजन चलेगा, सदस्यता अभियान कब तक चलेगी? और कहा जा रहा है कि 2 चरणों में पूरा ये सदस्यता अभियान बीजेपी के द्वारा किया जाएगा।
जी बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि जो पदाधिकारी होंगे, पहले उनकी जो पार्टी के पुराने पदाधिकारी या जो सीनियर मोस्ट कार्यकर्ता रहे, पहले उनका सदस्यता अभियान यहाँ पर होगा। उसके बाद नए सदस्यों को जोड़ने का अभियान भी यहाँ पर होगा। उसके लिए बाकायदा पार्टी के स्तर पर एक मिस कॉल यानी जो नंबर होता है, जो टोल फ्री जो नंबर होता है, उसको जारी करने का काम यहाँ पर कर दिया गया, ताकि अगर कोई लोग डिजिटली रूप से जुड़ना चाहें तो वो उस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस नंबर पर मिस कॉल देने का काम उनकी तरफ से किया जाएगा। जैसे उनकी मिस कॉल आएगी तो उन्हें बाकायदा पार्टी संगठन की तरफ से एक मैसेज उनके पास आएगा कि वो पार्टी के सदस्य के रूप में यहाँ पर चयनित किए गए हैं। तो ये समझा जा सकता है कि बीजेपी ने अपने हर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी रणनीति यहाँ पर बनाई है, ताकि इस सदस्यता अभियान को सफल बनाया जा सके और जो लक्ष्य निर्धारित हुए उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। विधायकोों को लक्ष्य ये है कि अपने अपनी विधानसभाओं में प्राप्त किए यानी जो 2022 के विधानसभा चुनाव के जो मत थे, उस मत का 51% मत को उन्होंने नए सदस्य के रूप में हासिल करना है। जो पदाधिकारी हैं उनको 100 नए सदस्य बनाने का टारगेट यहाँ पर रखा गया। जो दूसरे कार्यकर्ताओं के, चाहे आपके बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो या मंडल स्तर का कार्यकर्ता हो, उसे भी नए लक्ष्य के रूप में आगे बढ़ना होगा, ताकि वो इस सदस्यता अभियान से जुड़ सकें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी से जोड़ने का काम यहाँ पर हो। आज की देहरादून में जो कार्यशाला का आयोजन यहाँ पर किया गया, उसमें सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर उस कार्यशाला की अध्यक्षता यहाँ पर कर रहे हैं। पार्टी के संगठन महामंत्री, प्रदेश संगठन महामंत्री यहाँ पर मौजूद है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पार्टी के उन पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को अपना संबोधन देने के लिए आए, जो एनर्जेटिक रूप से यहाँ पर काम कर सकेंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। जी अब है एक ये भी कहा जा रहा है कि 100वीं वर्षगांठ अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर हर अभियान के रविवार को भी इसको एक बड़े उपलक्ष्य के तौर पर ही मनाया जाएगा। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जो थी उसको मनाने का काम बीजेपी की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। और जो लक्ष्य है, यानी जब उस लक्ष्य की प्राप्ति करीब यहाँ पर पहुँचेंगे तो उसको फिर एक भव्य रूप देने का कार्यक्रम यहाँ पर होगा। पहले का ये कह सकते हैं कि शुरुआत 1 सितंबर से यहाँ पर होगी। उसके बाद अक्टूबर माह में इस अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा और उस दूसरे चरण में उस कार्यक्रम को बृहद रूप से मनाने का काम पार्टी की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। संगठन की तरफ से पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। तो बीजेपी एक बार फिर अपने उस लक्ष्य को आगे उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ चुके। संगठन स्तर पर उसकी पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है, नेताओं की जिम्मेदारी तय हो चुकी है और अब देखना यह होगा कि जब 1 तारीख से बाकायदा इस सदस्यता अभियान की शुरुआत यहाँ पर होगी तो फिर बीजेपी के जो पदाधिकारी पदाधिकारी हैं वो किस रूप में जनता को इस सदस्यता अभियान से जोड़ने का लक्ष्य कितना आयोजन किया गया है, कितने कार्यशालाएं बनाए गए हैं। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि अभी जो मुख्य जो कार्यशाला यानी जो मोर्चे हैं उनकी कार्यशालाओं का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। संयुक्त मोर्चे की तरफ से इस कार्यशाला का आयोजन यहाँ पर किया गया। उसके बाद जिलों में बाकायदा उसके लिए यहाँ प्रशिक्षण कैंप यहाँ पर लगेंगे, यानी जो पदाधिकारी हैं उनको जिलों में प्रशिक्षित करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। यानी जो आज यहाँ पर प्रशिक्षित होंगे उनको आगे की जिम्मेदारी होगी तो आगे दूसरे पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने का काम यहाँ पर करेंगे। और जो दिशा निर्देश हाईकमान की तरफ से दिए गए हैं उसे संगठन स्तर पर सभी जिलों के लिए यहाँ पर निर्देशित किया गया, यानी उसके लिए बाकायदा रूपरेखा यहाँ पर तैयार कर दी गई है। सदस्यता अभियान के संयोजकों की नियुक्ति यहाँ पर कर दी गई है। जिलों पर उसकी नियुक्ति यहाँ पर होनी बाकी है और जैसे ही वो प्रक्रिया शुरू हो पाएगी तो फिर ये बिल्कुल 20 लाख का लक्ष्य है और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या इस लक्ष्य को बीजेपी भेद पाती है। बहुत शुक्रिया भय इन तमाम जानकारियों के लिए, आप निगाह बनाए रखिए। तो लगातार सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी लगातार कार्य कर रही है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर, मौसम को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग में बारिश की संभावना, पिथौरागढ़, चमोली में बारिश की संभावना। सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट हुआ जारी। बारिश, भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जनपदों में भी हल्की बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। पिथौरागढ़, चमोली में बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार बारिश को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया जा रहा है। मौसम को लेकर बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है। उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग में बारिश की संभावना, पिथौरागढ़, चमोली में बारिश की संभावना जताई जा रही है। सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जनपदों में भी हल्की बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। तो लगातार बारिश को लेकर मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है और लगातार इस बार फिर से हल्की बारिश को लेकर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। येलो अलर्ट कई जिलों में जारी किया गया है।
उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग में बारिश की संभावना। पिथौरागढ़, चमोली में बारिश की संभावना। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। लगातार बारिश उत्तराखंड में हो रही है, देवभूमि में, और लगातार बारिश को लेकर मौसम विभाग येलो अलर्ट, रेड अलर्ट, लेकिन अभी येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग में बारिश की संभावना। पिथौरागढ़, चमोली में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग चेतावनी के साथ ही पुलिस प्रशासन भी सख्त है। पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तैयारी कर रही है ताकि किसी तरीके की जानहानि ना हो। भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो बाकी जनपदों में भी हल्की बारिश के अनुमान जताए जा रहे हैं। बाकी जनपदों में भी हल्की बारिश हो सकती है। तो अब आपको सीधे ले चलते हैं देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। हमारे सदस्यता अभियान का लोगो और मिस्ड कॉल नंबर लॉन्च कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। आज हमारा सौभाग्य है कि इस संयुक्त मोर्चा की इस कार्यशाला में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं। और एक विशेष दिन उत्तराखंड के लिए इसलिए भी है कि अभी कुछ ही दिनों पहले नवभारत टाइम्स ग्रुप, जो हमारे भारत का एक बहुत बड़ा और एक बहुत क्रेडिबल मीडिया ग्रुप माना जाता है, उन्होंने एक विशेष सर्वे किया पूरे देश में। और जिस सर्वे में पाया गया कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड के ही बेटे हैं, उनके बाद पहले नंबर पर कोई मुख्यमंत्री है अगर पॉपुलैरिटी में, जनता को का समर्थन जिनको प्राप्त है, तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को का अभिवादन करेंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे कि इसी तरह वो हमारे प्रदेश का यश पूरे देश में बढ़ाते रहें। और मैं अब आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आएं और हम सबका मार्गदर्शन करें। ठीक है, मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय कुलदीप जी से, हमारे सदस्यता अभियान के संयोजक, कि वो आए और पीपीटी के माध्यम से जो सदस्यता अभियान के हमारे बिंदु हैं उनको हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय कुलदीप जी। वही देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। शासन ने 6 आईएएस अफसरों के लिए अफसरों के तबादले किए हैं। 3 बाध्य प्रतीक्षा और 3 पूर्व में तैनात आईएएस के हुए तबादले। अपर सचिव कार्मिक ने तबादलों के आदेश जारी किए हैं। आईएएस वरुणा अग्रवाल को संयुक्त मजिस्ट्रेट काशीपुर किया गया है नियुक्त। आईएएस आशीष कुमार मिश्रा को संयुक्त मजिस्ट्रेट हरिद्वार किया गया है नियुक्त। आईएएस अनामिका को संयुक्त मजिस्ट्रेट देहरादून किया गया है नियुक्त। तो आईएएस दीपक रामचंद्र सेठ को संयुक्त मजिस्ट्रेट पौड़ी किया गया है नियुक्त। आईएएस राहुल आनंद को संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत किया गया है नियुक्त। आईएएस आशिमा गोयल को संयुक्त मजिस्ट्रेट नैनीताल किया गया है नियुक्त। नवीन तैनाती पर जाने के दिए गए हैं निर्देश। तो लगातार फेरबदल, अहम फेरबदल देहरादून में की गई है। वहीं उत्तराखंड प्रशासन बीते 31 जुलाई से रुद्रप्रयाग जिले में बंद पड़े केदारनाथ यात्रा मार्ग को सुचारू करने में जुटा हुआ है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र जय ने बताया है कि पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि से केदारनाथ पैदल और मोटर मार्ग काफी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लेकिन अब केदारनाथ यात्रा मार्गों के अधिकांश रास्तों को दुरुस्त कर लिया गया है। केदारनाथ पैदल यात्रा चल रही है। बीकेटीसी अध्यक्ष का कहना है कि मानसून के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी आती है, लेकिन 15 सितंबर के बाद से यात्रा फिर से सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। और इसके लिए प्रदेश सरकार और मंदिर समिति की ओर से भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो केदारनाथ यात्रा फिर से सुचारू रूप से हो जाएगी शुरू, और यात्रा मार्ग को सुचारू करने में पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। दृष्टि आई थी, उसके कारण से जो केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग था वो कुछ स्थानों पर बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका था, ध्वस्त हो चुका था। इसके अलावा जो केदारनाथ मोटर मार्ग है
वो भी कुछ स्थानों पर ध्वस्त हो चुका था, वॉश आउट हो चुका था पूरी तरीके से। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से बहुत तत्परता के साथ में जो राहत और पुनर्निर्माण के कार्य वहाँ पर प्रारंभ किए गए, उसके चलते वर्तमान में जो पैदल मार्ग है वो लगभग पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और उस पर पैदल यात्रियों के अलावा घोड़े खच्चरों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है और जो यात्री वर्तमान में केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। हालांकि वहाँ पर अभी मौसम पूरी तरीके से अनुकूल नहीं है और काफ़ी लगातार वर्षा भी हो रही है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी पैदा हो रही हैं। लेकिन जो हमारी निर्माण एजेंसियाँ हैं उन्होंने बहुत तत्परता के साथ में ये कार्य किए हैं और पैदल मार्ग को पूरी तरीके से सुगम कर दिया गया है, सुचारू कर दिया गया है। तो वैसे भी आमतौर पे जो बरसात का सीज़न होता है, मानसून का सीज़न होता है, मानसून के समय में श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की संख्या काफ़ी घट जाती है और जैसे ही बरसात का असर धीमे होता है उसके पश्चात से यात्रा फिर से प्रारंभ हो जाती है और हमें उम्मीद है कि 15 सितंबर के बाद से फिर से जो यात्रा है वो अपने गति पकड़ेगी। वहीं देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में एक कार में 2 लोगों का शव बरामद किया गया था। मृतकों में एक महिला और एक पुरुष का शव बरामद किया गया था। राजपुर पुलिस द्वारा जब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, इसके बाद एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भरने से मौत हुई है। उन्होंने बताया कि कार के शीशे बंद करके अंदर दोनों सो गए थे, जिसके चलते दोनों का दम घुटने से ये मौत हुई। तो दम घुटने से मौत हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया। क्षेत्र में जो सहस्त्रधारा हेलीपैड है वहाँ एक रास्ता जाता है, वहाँ पर जो है एक कार में स्पॉट किया था, एक महिला और पुरुष थे और जिनकी डेथ हो चुकी थी। चूँकि जब पुलिस वहाँ पहुँची तो कार का इग्निशन ऑन था उसमें। इसके बाद एफएसएल टीम को बुलाया गया, पूरा गाड़ी का निरीक्षण भी किया गया था। कोई इसमें बॉडी पर कहीं कोई जाहिरा चोट और कहीं कोई संदिग्धता प्रकट नहीं हो रही थी। पोस्टमार्टम के लिए जब डेड बॉडी को भेजा गया था तो पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है उसमें प्रथम दृष्टया जो कार्बन मोनोऑक्साइड उनके जो श्वास नली है उसमें दोनों के जमा पाया गया, जिसकी फोरेंसिक के लिए भेजने के लिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड है कि नहीं है, इसको जांच के लिए भेजा जाएगा। अभी तक जो जानकारी और जो हमने प्राथमिक जो चीज़ें इसमें जानकारी करी उसमें यह निकल के आया कि कहीं ना कहीं जो 2 लोग थे ये कार के उसमें एसी चलाकर बैठे होंगे और कहीं जो डॉक्टर का कहना या अन्य जो हमें रिपोर्ट से पता चलता है कि कहीं ना कहीं एसी के द्वारा जो बंद होने के बाद ये कहीं उसमें अर्ध सो गए उसमें या कार्बन मोनोऑक्साइड किसी तरह से उसमें निकली है, जिसके बाद चूँकि उस पर जो फॉग शीशे पे भी लगे हुए थे तो ऐसा एक्सपर्ट्स ने भी ओपिनियन में बताया है कि कभी कभी जब हम कार के शीशे बंद करके एसी चला के लेटते हैं, अगर उस पर नींद आ जाए और इसके बाद कार का एसी ऑन रहे तो काफ़ी समय बाद अगर कार का मूवमेंट नहीं है तो उस पर चांस रहता है एग्जॉस्ट का अगर कोई उसमें ब्लॉक हो गया है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की संभावना रहती है। वहीं हरिद्वार में आरटीओ की तरफ से की जा रही है चेकिंग से व्यापारी नाराज नजर आ रहे हैं। आरटीओ स्कूली बस ओवरलोड गाड़ियों के चालान किए जाने से व्यापारी वर्ग नाराज है। व्यापारी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि 20,000 के सामान पर 5,000 का चालान काटा जा रहा है। वहीं आरटीओ रशीम पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि जो स्कूली बस का चालान किया जा रहा है क्योंकि बसों में अनियमितताएं पाई जा रही है और गाड़ियों के चालान से परेशान है व्यापारी वर्ग। आरटीओ पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। मगर छोटी छोटी होती हैं, जैसे आप ये बात इस रोड पे जाना है, चेंज होना है। कोई ऐसा नहीं है कि अगर वो हाईवे पे जा रहा है और थोड़ा सा मान लो उसके माल में 10-20 पाइप अगर कोई ओवर हाइट हो रखे हैं, 10-20 पाइप, तो थोड़ा बहुत तो प्रशासन को कॉपरेट करना चाहिए कि इस रोड से पल्ली रोड पे जाना है, उसका भी चालान काट रहे हैं 5-5 हज़ार रुपये। क्या लगता है 20-25 हज़ार रुपये के माल पे 5 हज़ार रुपये के चालान कट रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो प्रशासन को भी हल्का सा कॉपरेट करना चाहिए, यही मानना है। बाकी तो नियम, अगर कोई आदमी ओवर हाइट जा रहा है, रोड पे जा रहा है, हाईवे पे जा रहा है, तो वो तो ठीक है, उनका राइट बनता है कि वो लोग अपना चालान काटें। छोटे छोटे से अब जरा सा किसी का जरा डाला बुला रहा है उस पर भी चलाने कट रहे हैं, कैसे सर्वाइव करेगा छोटा सा व्यापारी। वहीं 31 जुलाई को रुद्रप्रयाग में हुई भारी बारिश के बाद उत्तराखंड शासन प्रशासन तेज गति से केदारनाथ यात्रा मार्ग को सुचारू करने में जुटा हुआ है। आपदा प्रबंधक सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि केदारनाथ यात्रा मार्गों के अधिकांश रास्तों को
दुरुस्त कर लिया गया है और केदारनाथ पैदल यात्रा चालू हो गई है। 150 से 200 श्रद्धालु रोजाना केदारनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि करीब 300 कर्मचारियों के केदारनाथ मार्ग में तैनाती की गई है, जो रास्तों को खोलने का निरंतर प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। आपदा के उपरांत काफ़ी क्षति हुई थी, जिसमें से काफ़ी रास्तों को ठीक कर दिया गया है और सबको पैदल चलने लायक बना दिया गया है। तो आवाजाही लोगों की जारी है। अगर बरसात नहीं हो रही है तो आवागमन किया जा सकता है। उसमें बरसात के दौरान पत्थर गिरते हैं तो उस समय यात्रा करना खतरनाक हो सकता है, तो उसको छोड़ के बाकी यात्रा के लिए मार्ग है। इसमें लोगों का आवागमन भी हो रहा है, घोड़े खच्चर भी जा रहे हैं, स्थानीय लोग भी जा रहे हैं, कुछ यात्री भी पर डे 100, 150, 200 तक यात्री भी जा रहे हैं। तो इस तरह से यात्रा कुछ हद तक सुचारू हो गई है। रास्ते अभी पूरी तरह से नहीं बने हैं, रास्तों को खोल दिया गया है टेम्परेरी, बाकी इसमें स्थायी रूप से खोलने के लिए कार्रवाई चल रही है। वहीं देहरादून क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पासपोर्ट सेवा केंद्र समेत प्रदेश में 6 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों में 30 अगस्त को पासपोर्ट से जुड़े काम नहीं होंगे। पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट का डाटाबेस अपडेट होने के कारण क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून की ओर से इस दिन के अपॉइंटमेंट की तारीख आगे के लिए शिफ्ट की जाएगी। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने बताया कि देश भर के सभी पासपोर्ट सेवा केंद्रों में डाटाबेस अपडेट हो रहा है। इसके चलते देहरादून समेत अल्मोड़ा, काठगोदाम, नैनीताल, रुद्रपुर, रुड़की और श्रीनगर केंद्र में 30 अगस्त को सेवाएं बंद रहेगी। तो 6 पासपोर्ट सेवा केंद्रों में नहीं होगा काम, 30 अगस्त को सेवाएं बंद रहेगी। तो 6 पासपोर्ट सेवा केंद्रों में अब काम नहीं होगा 30 अगस्त को। 30 अगस्त तक ये पासपोर्ट केंद्र बंद रहेंगे और लगातार अपॉइंटमेंट की तारीखें आगे के लिए शिफ्ट की जाएगी। जिन आवेदकों ने 30 अगस्त का अपॉइंटमेंट पहले कंफर्म रूप से ले रखा है, उनकी सुविधा के लिए उनके अपॉइंटमेंट को हम उससे अगले वाले शनिवार यानी कि 7 सितंबर को शिफ्ट कर रहे हैं और इसके लिए उनको SMS से सूचित भी किया जाएगा। और पासपोर्ट सेवा केंद्र देहरादून, जहाँ तक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून का सवाल है, हमारे पास एक सेवा केंद्र है। तो 30 के जितने सारे अपॉइंटमेंट हैं वो अगले वाले सैटरडे अर्थात 7 सितंबर को होंगे और जो हमारे 6 और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं उनके अपॉइंटमेंट को उससे अगले वाले हफ्ते में है, यानी 30 फ्राइडे है। इसके बाद उससे अगला शनिवार संडे छोड़ के जो सप्ताह शुरू होगा उसमें स्टैगर्ड बेसिस पे हम उनको एडजस्ट कर देंगे अपने आप। आवेदकों को इसके लिए अपने आप अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं। इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।